नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश तोमर आज फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक कल्चर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 विषयों के बारे में। हमारा पहला विषय होगा श्रीलंका में जैविक खेती के नाम पर आई तबाही। क्या यह सच है या झूठ? विश्व भर में जैविक खेती की दुनिया में एक नया आयाम बनाता एक नया देश क्यूबा, और आने वाले मौसम में भारत में होने वाले फर्टिलाइजर संकट के बाद। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले विषय से। दोस्तों, जैसे कि सारी दुनिया में खबर फैली हुई है कि श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, श्रीलंका ने अपने आप को बर्बाद घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, श्रीलंका की बर्बादी के यूं तो कई कारण हैं, मगर एक मुख्य कारण जिसको लेकर दुनिया चिंतित है वो है जैविक खेती। आनन फानन में लिए गए श्रीलंका के द्वारा एक निर्णय कि आज से हम जैविक खेती करेंगे, आज से हम केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे अपने खेतों में, जिस कारण मैंने अपनी वीडियोस में आपको पहले भी बताया है कि उनकी जैव विविधता खत्म हो गई, उन्होंने फर्टिलाइजर डालना बंद कर दिया। दोस्तों, श्रीलंका की सरकार ने रातों रात एक निर्णय लिया कि अब हम अपने खेतों में फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे और अपने देश को पूर्णतः जैविक घोषित कर दिया। और धीरे धीरे नतीजा ये निकला कि अचानक से उन्होंने खेतों में अपने केमिकल फर्टिलाइजर डालने की बंद करने की वजह से उनकी यील्ड गिर गई, उनका उत्पादन घट गया, उनका प्रोडक्शन नहीं हुआ, उनके यहाँ लोग भूखे मरने लगे, उनके यहाँ अनाज इतना उत्पादन हुआ ही नहीं कि लोग उसे खा पाए, क्योंकि कोरोना के कारण उनका टूरिज्म ठप हो चुका था, विदेशी मुद्रा उनके देशों में नहीं आ रही थी, तो उनके पास बाहर से खरीदने के पैसे ही नहीं थे, ना वो बाहर से अनाज खरीद सकते थे, ना ही केमिकल फर्टिलाइजर खरीद सकते थे। तो दोस्तों, श्रीलंका ने बहुत बड़ी गलती करी कि रातों रात अचानक से अपने देश को जैविक घोषित कर दिया, लेकिन उन्होंने ये जानबूझ के नहीं किया, उनकी मजबूरी थी, वो केमिकल फर्टिलाइजर खरीद ही नहीं सकते थे। दोस्तों, विश्व भर में कुछ ही चुनिंदा ऐसे देश हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर को बाकी देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, सभी देशों को उनसे खरीदना होता है। भारत उनमें से एक ऐसा देश है जो कि विदेशों के रसायनों पर निर्भर करता है अपने फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए। श्रीलंका भी उनमें से एक था। श्रीलंका ने कभी ये नहीं सोचा कि रसायन ना डालने की वजह से उसकी यील्ड घट जाएगी, उसका उत्पादन घट जाएगा। दोस्तों, सच माने तो श्रीलंका ने अपने आप को केमिकल डालने से तो प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन जैविक नहीं करा। इन दोनों बातों में अंतर है। केमिकल रसायनों को अपने खेतों में ना डालना जैविक की एक कड़ी है, जैविक होना नहीं है। तो उन्होंने क्योंकि उनके पास केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने इसका रास्ता निकालते हुए अपने आप को जैविक घोषित कर, और उसका नतीजा ये निकला कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। उनके पास खाना नहीं बचा, उनके पास रोटी नहीं बची, उनके पास अनाज नहीं बचा, और अब वो दिवालिया घोषित हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप इस भ्रांति के बारे में क्या जानते हैं, हमें लिखकर अपनी जरूर राय दें। दोस्तों, जैविक खेती करने से अनाज संकट पैदा होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैविक खेती करने की एक विधि है, लोग अगर उसको चाहेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से जैविक खेती होगी और एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला अनाज पैदा होगा जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम दूसरे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, जब बात होगी श्रीलंका की तो बात जरूर होगी क्यूबा की। दुनिया के नक्शे पे एक छोटा सा देश क्यूबा पूर्णतः जैविक होने की कगार पे है। ऐसा क्यों है? हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल तो लिया, उन्होंने अपना अनाज उत्पादन घटा लिया, उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, भुखमरी की स्थिति में आ गए, लेकिन कभी भी हमने क्यूबा का जिक्र नहीं किया। क्यूबा का जिक्र आता है तो हम आपको बताना चाहेंगे क्यूबा के बारे में। क्यूबा बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था चीनी का। क्यूबा में बहुत सारी चीनी मिली थी, एक शुगर बाउल के नाम से उस देश को जाना जाता था। 1992 में जब सोवियत यूनियन भंग हुई, तब क्यूबा से चीनी का एक्सपोर्ट बंद हो गया। पूरे सोवियत यूनियन को चीनी मुहैया कराने का एक ही सोर्स था, क्यूबा में गन्ने की खेती। क्यूबा में गन्ने की खेती बंद हो गई, शुगर मिलें, आधी से ज्यादा शुगर मिलें बर्बाद हो गई, बंद हो गई। अब लोग भूखमरी की स्थिति में आ गए थे। सोवियत यूनियन भंग होने की वजह से, अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से, ना उस देश के पास फर्टिलाइजर खरीदने का पैसा था। क्यूबा को भी बाहर से फर्टिलाइजर खरीदना पड़ता था, तो ना क्यूबा के पास फर्टिलाइजर खरीदने का पैसा था, ना उनके पास तेल था, ना उनके पास अन्य संसाधन थे। उनके ट्रैक्टर बेकार हो गए, उनके ट्रैक्टर्स में उनके पास डालने के लिए तेल ही नहीं था। अब वो देश भुखमरी की ओर जा रहा था। क्यूबा के समाज ने, क्यूबा की सरकार ने एक निर्णय लिया कि वो जैविक खेती की ओर जाएंगे, परंपरागत खेती की ओर जाएंगे। ये अलग अलग नाम हो सकते हैं, उनके देश में इसका कुछ और नाम है, हम उसको साधारणतः ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कहते हैं। तो क्यूबा की सरकार और समाज ने इसको परंपरागत खेती का नाम दिया। दोस्तों, क्यूबा में 80% लैंड होल्ड सरकार के पास होता है। सरकार ने लोगों से कहा कि जो भी लोग आगे आकर अपनी खेती करना चाहते हैं वो खेती करें, सरकार से लीज पर जमीन लें और जैविक खेती या परंपरागत खेती को आगे बढ़ाएं।
तो बहुत सारे लोग आगे आए जिन्होंने अपने घरों में गार्डन्स बनाए, टेरेस गार्डन्स बनाए, लॉन्स बनाए, अपनी छतों पे खेती करी, अपने जमीनों पे खेती करी और पर्माकल्चर को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को और अन्य तरह की जैविक विधियों को अपनाया और वो देश आज की तारीख में संपन्न हो गया। 10 साल लगे उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में और क्यूबा अपने आप में एक बहुत अच्छा विकल्प बन के निकला जैविक खेती के लिए। आज दुनिया के सभी देश क्यूबा मॉडल की तारीफ करते हैं, क्यूबा के किसानों से जाके मिलते हैं, वो किस तरह से जैविक खेती करते हैं, पर्माकल्चर खेती करते हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने फार्म्स को डेवलप किया हुआ है, एक बहुत अच्छा मॉडल बन के निकला है। तो दोस्तों, हमें नकारात्मक देशों की तरफ ना देखकर, उनकी मजबूरियों की तरफ ना देखकर, हमें अच्छे मॉडल्स की तरफ देखना चाहिए जो कि हमारी आज की जरूरत है। जब लोग श्रीलंका की बात करेंगे तो क्यूबा की भी बात जरूर करेंगे। जब हम देखेंगे कि अनाज संकट आया तो लोग ये भी देखेंगे कि अनाज संकट से उभरा कैसे गया। दोस्तों, हमारा विश्व आज फिर एक संकट की ओर जा रहा है। हमें इस बात को समझना होगा कि आने वाला समय हमारे अनाज के लिए, हमारी न्यूट्रिशन के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। हमें सावधान होना पड़ेगा, समय से सचेतना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने तीसरे मुद्दे की तरफ। दोस्तों, 15 अप्रैल को डेक्कन हेराल्ड में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आने वाले खरीफ की बुआई के सीजन में भारत में बम्पर शॉर्टेज होने वाली है फर्टिलाइजर्स की। जैसा कि आप सब जानते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के से फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट बहुत घट गया है। रशिया और बेलारूस दोनों देश बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स का एक्सपोर्ट करते हैं। आज की तारीख में अमेरिका द्वारा उन पे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, उन पे एक्सपोर्ट बैन लगा दिया गया है। तो अब रशिया और बेलारूस से सामान नहीं आ रहा है। दोस्तों, भारत बहुत बड़े फर्टिलाइजर क्रंच का सामना करने जा रहा है। इसके कई मुख्य कारण हैं, जिसमें से एक मुख्य कारण हमारी बढ़ती महंगाई है। हमारी खुदरा महंगाई लगभग 7% की ओर जा चुकी है। अगर हम देश में अपने फर्टिलाइजर भंडारण की बात करें तो 1 अप्रैल तक हमारे देश के पास लगभग 2.5 मिलियन टन 2.5 मिलियन टन डीएपी उपलब्ध है, 0.5 मिलियन टन पोटाश उपलब्ध है। लेकिन ये मात्रा किसी भी तरीके से हमारे आने वाली खरीफ की बुआई में हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करती है। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण इन सारे फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स भारी मात्रा में इंपोर्ट होने बंद हो गए हैं। हमारे पास जितना स्टॉक है वो खरीफ की बुआई के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार पहले से डीएपी के, यूरिया के दाम बढ़ा चुकी है। यूरिया का स्टॉक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन डायमोनियम फॉस्फेट या एमओपी या एसएसपी का स्टॉक हमारे पास जो है उससे हम खरीफ की बुआई नहीं कर पाएंगे। जो प्राइवेट कंपनीज इन फर्टिलाइजर्स के लिए केमिकल खरीदती हैं वो बाहर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि जब ये बाहर से खरीदती हैं उनके ऊपर सरकार सब्सिडी देती है और किसानों तक मुहैया कराती है। ना तो सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट करी है वो कितनी सब्सिडी बढ़ाएगी, ना ही प्राइवेट प्लेयर्स ने, कंपनियों ने अपनी नीति क्लियर करी है जो बाहर से फर्टिलाइजर को खरीदते हैं। दोस्तों, आने वाला समय बहुत कठिन होगा, हमें अन्य विकल्पों की तरफ जाना होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमेशा निरंतर प्रयास करें कि हम आत्मनिर्भर बने। हमें किसी विदेश पर, किसी और नीति पर, किसी लोगों पर निर्भर ना होना पड़े। हमारी खेती सजग रूप से चलती रहे, हमारे खेत खलियान लहलहाते रहें, हमारा अनाज भंडारण पूरा रहे और हमारी जो अनाज का उत्पादन है उसमें न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में हो, ताकि हमारे बच्चे पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ रहें। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।